Hey YouTube family, today we start a topic direction of social reforms, that is part third of social religious reform movement यूनिट 4 स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका पार्ट थर्ड है। हमने पार्ट टू मतलब 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। मतलब हमने उसकी प्रीवियस वीडियो में देखा था कौन कौन इमर्ज होकर आया, कौन को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब हमने देख लिया। अब हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि उसके बिहाफ में हुआ क्या। तो ह्यूमनिस्टिक आइडल्स और सोशल इक्वलिटी एंड द इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल वर which inspired the newly educated middle class influenced the field of social reforms in many major ways। तो जो ह्यूमैनिस्टिक आइडल्स थे ऑफ सोशल इक्वालिटी, यानी कि जो इंसानियत वाले जो आइडल्स थे, सोशल इक्वालिटी थी, इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल, हर कोई इक्वल है, विच इंस्पायर द न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये सब जो फैक्टर्स थे कि इसको इंस्पायर किया न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास को इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, किस सोशल रिफॉर्म की फील्ड में। ठीक है, समझ गए। अब मतलब जो हाईली जो न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास उस टाइम पे उत्पन्न हो रही थी, उन सब की आइडियोलॉजी थी कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ये सब चीज़ें क्या कर रही थी, उनको इंस्पायर कर रही थी सोशल रिफॉर्म्स के लिए। द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट वर लिंक्ड to the religious reform primarily because nearly all religion or social ills like untouchability, gender based inequality derive legitimacy from religion in one way or the other। तो जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था वो लिंक था रिलीजियस रिफॉर्म से, जो कि जो सोशल ईव थे, जो सोशल बीमारी हमारे समाज में उत्पन्न हो रही थी, जैसे अनटचेबिलिटी वाली, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी वाली, ये सब चीज़ को सुधारने के लिए थे। In later years, through the social reform movement gradually disassociated itself from the religion and adopt a secular approach। और फिर जब रिफॉर्म्स आगे आगे बढ़ी तो उन्हें रिलीजन वाले एक्सेप्ट को छोड़ दिया और सोशल सेकुलर वाले अप्रोच को अपना लिया। कि रिलीजियस होता है कि आप एक धर्म के लिए प्रमोट करें, और सेकुलर होता है आप किसी धर्म के लिए प्रमोट ना करें, हर धर्म आपके लिए बराबर है। Moreover, earlier the reform movement had a rather narrow social base। जब स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, उनकी जो सोच थी वो नैरो थी, मतलब वो एक रिलीजन पे फोकस कर रहे थे। जो भी था वो हिंदुइज़म, माइट भी मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी थे उनके लिए रिफॉर्म करना चाह रहे थे। being limited to the upper middle class and upper caste who try to balance their modernized views and the existing social conditions। मतलब वही उनकी नैरो थॉट थी। अपर लोअर क्लास में वो लोग फंसे पड़े थे, और क्या कहते हैं मिडिल क्लास, अपर क्लास, इन सब चीज़ के लिए वो लोग रिफॉर्म करना चाह रहे थे। बट लेटर ऑन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पेनिट्रेटेड द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी टू रिवोल्यूशनलाइज द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोशल स्फीयर। फिर जब बाद में क्या हुआ, यही सोशल रिफॉर्म्स एक रिवोल्यूशनराइज बन गए, रिकन्स्ट्रक्ट बन गए, दोबारा से जो रिकन्स्ट्रक्ट होता है दोबारा से बनना, क्या सोशल स्पेयर। मतलब अब उनने क्या किया, सोशल स्पेयर को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया जिसके अंदर सब बराबर हो, ऐसा वाला। इन द बिगनिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज सोशल कॉन्फ्रेंस, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्रिश्चियन मिशनरीज वर इंस्ट्रूमेंटल इन सोशल रिफॉर्म्स अलोंग विद मैनी इनलाइटमेंट इंडिविजुअल लाइक। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो काफ़ी सारे अपने, जब आप रिफॉर्म करोगे तो अपने आप ही ग्रुप बन जाते हैं। तो वो सब जो ग्रुप थे, जैसे सोशल कॉन्फ्रेंस हो गया, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हो गया, क्रिश्चियन मिशनरीज होगी, इन वर इंस्ट्रूमेंटल इन सोशल रिफॉर्म्स। ये सब क्या थे, इंस्ट्रूमेंट थे किसके, सोशल रिफॉर्म के। इसके अंदर काफ़ी इंडिविजुअल इनलाइटमेंट हुए, जैसे कि ज्योतिबा फूले, ये लड़की नहीं लड़का है, गोपाल हरी देशमुख, केटी तेलंगन, बीएम मालवारी, डीके कार्वे, श्री नारायण गुरु, ईवी रामेश्वर नायकर, बीआर अम्बेडकर, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, सब जानते होंगे। इन द लेटर स्पेशली विद द वनेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी द नेशनल मूवमेंट प्रोवाइडेड द लीडरशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म। और बाद में नेशनल मूवमेंट ने क्या प्रोवाइड कर दिया, लीडरशिप प्रोवाइड कर दी, किसको, सोशल रिफॉर्म को। In reach the masses, the reformers used the Indian language to propagate their views। अब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियंस ही होंगे भाई, इंडिया हमारा है तो इंडियंस ही होंगे, ठीक है।
मतलब इंडिया हमारा इन द सेंस कि हमारे अंदर अपने भारत वाली फीलिंग होनी चाहिए। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, उसके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि भारत हमारा है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जो मासेस को इकट्ठा करने के लिए उनने हिंदी लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज का, इसमें ये स्टैंड भी है। तो उन लोगों ने अपनी बात को कन्वे करने के लिए क्या किया, इंडियन लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर दिया। दे यूज अ वेराइटी ऑफ मीडिया, नॉवेल्स, ड्रामा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्रेस 1930 एंड लेटर ऑन द सिनेमा स्प्रेड देयर ओपिनियन। तो अपने ओपिनियन को बनाने के लिए उनने न्यूज़पेपर का सहारा लिया, मीडिया का, प्रेस का, स्टोरीज़ का, पोइट्री का, ड्रामा का, नॉवल का, इन सब का सहारा लिया ताकि वो अपनी बात को कन्वे कर सकें। Broadly, the social reform movement had 2-point agenda. 2-point agenda: fight for the betterment of status of women in society and fight to remove disability rising out untouchability। मतलब जो दो उनके लिए जो दो मेन एजेंडा था वो तो एक तो वुमेन का अपलिफ्टमेंट और दूसरा था इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, यही दो थे पहले तो एजेंडा, पहले तो वुमेन का बेटरमेंट के लिए और दूसरा अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। द रिफॉर्म्स हैड टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेट ऑड। वुमेन वर जनरली अकॉर्डेड अ लो स्टेटस एंड वर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर एडजस्टेंट टू मेन। तो वुमेन का जो स्टेटस था बहुत काफ़ी नीचे था और उसको सुपीरियर माना जाता था आदमियों से। विथ नो आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, उसकी खुद की कोई पहचान ही नहीं होती थी, उसकी पहचान उसके मर्द से जानी जाती थी। They enjoy no scope of living expression to their talent as they were suppressed by practices such as पर्दा, early marriage, ban, widow marriage, सती एक्सेट्रा। मतलब वुमेन्स को दबा दिया जाता था, पर्दा में रहेंगी औरतें, जल्दी शादी हो जाएगी जो कि बैन कर दिया गया। वीडो दोबारा शादी नहीं कर सकती तो एक एक्ट लाया गया, वीडो रीमैरिज एक्ट। फिर सती को बंद किया गया, सती भी एक उनके लिए सप्रेशन का कारण था। बोथ हिंदू और मुस्लिम वुमेन आर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिपेंडेंट ऑन द मेल रिलेटिव्स। कोई भी वुमेन हो, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो, वो किस पे डिपेंड होती थी, अपने पति पे डिपेंड होती थी अपने खर्चे के लिए। अब वो भी अब बाहर जाके ला नहीं सकती, वो केवल बता सकती है कि आप ये लेके आओ, वो घर पे ही उसका पति उसको लेकर आएगा, वो बाहर जा नहीं सकती हैं। वाइल एजुकेशन व जनरली डिनाई टू देम, पढ़ लिख के करोगी क्या, दूसरे घर चले जाना, तो ये मेंटेलिटी रहती थी। दी हिंदू वुमेन डिड नॉट इंजॉय द राइट टू इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी और टर्मिनेट एन अनडिज़ायरेबल मैरिज। जो हिंदू में क्या होता है, जब जो माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है उस पर अधिकार केवल बेटे का होता है, बेटियों का तो होता ही नहीं है, तो वो उस चीज़ से वंचित रहती थी। मुस्लिम वुमेन कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी बट ओनली हाफ एज मच एज मैन कुड। वाइल इन मैटर ऑफ डाइवोर्स देयर वर नो इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। और मुस्लिम में क्या होता था, वो आधी प्रॉपर्टी ले सकती है, जितनी एक आदमी को मिलेगी उतनी वो वुमेन ले सकती है, बट डाइवोर्स के बाद उसके पास इक्वलिटी नहीं रहती थी। पॉलीगामी बहुत ज़्यादा था मुसलमान के अंदर, जो अब की बंद कर दिया है, 3 तलाक वाला सिस्टम, तो ये वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग में था। देयर ग्लोरिफिकेशन एज वाइफ एंड मदर एज वॉज द ओनली वे इन विच सोसाइटी रिकोगनाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन एज अ मेम्बर ऑफ द सोसाइटी। जो औरतें थी उनको कैसे जाना जाता था, ये कि इसकी वाइफ है, ये इसकी माँ है, बस उसी वजह से, उसकी खुद की आइडेंटिटी थी नहीं। और एक जो सबसे गंदी बात थी, अगर कोई बच्ची तो नहीं, पर अगर कोई वाइफ है, अगर वो माँ नहीं बन पाई तो आदमी दूसरी शादी कर लिया करता था, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी बेचारी। द एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वॉज कंसिडर्ड टू बी vital and social reformers work towards this since a radical change in the domestic sphere where initially socialization of the individual take place and where a crucial role is played by women was the need of the hour। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं कि इनके इम्प्रूवमेंट में चेंज करना काफ़ी ज़्यादा कठिन था। ठीक है, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, वर्क टूवर्ड्स सिंस अ रेशियल चेंज, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनने ये जो चेंज किया ना इन द डेमोस्ट्रेटिक स्पेयर, वो रेशियल चेंज था, यानी कि बुद्धि वाला चेंज था। एकदम से उनने वुमेन्स को घर के बाहर नहीं निकाल दिया था, उनने बुद्धिमता से, मतलब अपनी बुद्धि लगा के, अपना ज्ञान लगा के
लोगों को समझाने की कोशिश करी कि वुमेन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे समाज का, तो उनको भी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। वेयर इनिशियली सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल टेक प्लेस, हर एक इंडिविजुअल को सोशलाइज होना चाहिए, एंड वर अ क्रूशियल रोल इन प्लेड बाय वुमेन वॉज द नीड ऑफ द आर। और व्यूमन को भी सोशलाइज होना चाहिए, वो एक अहम रोल निभा सकती हैं। It was clearly understood that this change would translated into reform home and reform men, and that no country those female or sunk in ignorance could ever make significant process in civilization। और ये जो रिफॉर्म था ना, ये उसका आदमी मतलब उस घर का आदमी कर सकता था। उनको बाहर आने की अनुमति, उनको कुछ अच्छा करने की अनुमति उसके घर के लोग मतलब उसके घर के जो आदमी थे वो दे सकते थे, क्योंकि उनके पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो वो कहेंगे तो ही तो वो बाहर जाएंगे। तो उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी, वहाँ के मैनों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी, ताकि वो सिविलाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सके। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, वो हमारी मैट्रियार्कल सोसाइटी है। और वो देखो कितनी सुंदर अपनी सिविलाइजेशन थी, क्या परफेक्टली तो घर थे, क्या परफेक्टली ट्रेड था, मतलब 10 on 10 थी वो सिविलाइजेशन। तो क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे वुमेन का भी पार्टिसिपेशन इक्वल था एज वेल एज मेन की। तो अगर आपको अपनी सिविलाइजेशन को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है, तो यू शुड सपोर्ट वुमेन, और इवन उसको भी अपने साथ भागीदारी रखो वुमेन्स की। The social reform movement, the freedom struggle movement led by the Enlightenment women themselves and later free Indian constitution have done much for the emancipation of women। तो जो आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चला रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चला रहे हो, इन सब में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, इन सब में वुमेन का इनलाइटमेंट ज़रूरी है, और इन सब की वजह से, वुमेन्स की वजह से ही हमें इन सब में जीत हासिल भी होगी। The reformers basically appealed to the doctrine of individual and equality, and argued to bolster their appeal that true religion did not sanctification and inferior status of women। अगर कोई सच्चा रिलीजन होगा तो उसके अंदर वुमेन को कभी भी सुपीरियर नहीं दिखाया जाएगा, वुमेन हमेशा सप्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वुमेन्स की हमेशा एक अलग अहमियत रही है। अपने हिंदू कल्चर में तो भाई वुमेन को देवी माना गया है मुसलमान कल्चर में भी होगा, मुझे नहीं पता है। तो वहाँ भी जो वो हैं वुमेन्स है, उनकी अलग एक रेपुटेशन होगी, जैसे अपने इंडियन कल्चर में। तो अगर आपको अपने सोसाइटी को, अपने स्टेटस को बढ़ाना है, तो यू शुड सपोर्ट और यू शुड अपलिफ्ट द वुमेन। They raise their voice against regarding customs such as polygamy, parda, child marriage restriction on widow, and work recently to establish educational facility for women। और ये जो रिफॉर्म्स थी, इन सब रिफॉर्म्स में वुमेन्स को सपोर्ट किया गया, पॉलीगामी के अगेंस्ट, पर्दा के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन वीडो मैरिज के अगेंस्ट, और वर्कड रेस्टलेस टू स्टैब्लिश एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर वुमेन। और वुमेन को शिक्षित करने के लिए भी ये रिफॉर्म के अंदर ये एक्सपर्ट था कि वुमेन भी शिक्षित रहें। टू परस्यूट द गवर्नमेंट टू इनेक्ट फेवरेबल लेजिस्लेशन फॉर वुमेन and in general to propagate the uselessness of medieval feudal attitude and required to be given। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट इन द सेंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और जो भी गवर्नमेंट थी उसको फोर्स किया गया कि आप फेवरेबल लेजिस्लेशन यानी कि ऐसे लॉ बनाओ वुमेन्स के अगेंस्ट, जो ये फॉलो करे तो उनको सज़ा मिले। और जो पुराने ज़माने में चलती आ रही प्रथा है, इन सबको बंद करो। मेडिवल यूजलेस ऑफ मेडिवल्स फ्यूडल एटीट्यूड्स, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, और वुमेन का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा स्टेप था। हमारे समाज में जितना मेन कंट्रीब्यूट करता है, उससे कहीं ज़्यादा वुमेन कंट्रीब्यूट करती है। बट वही है कि मेन का क्या होता है, वो बाहर जाके कमा रहा होता है। अगर कोई वुमेन हाउसवाइफ भी है ना, तो उसके काम की कभी इतनी कदर नहीं होती जितना एक मैन चाहे बाहर बैठ के भी आ जाए, उसको 56 भोग परोस दिए जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेन काम नहीं करते, भाई बहुत काम करते हैं, क्योंकि गर्मी, बारिश, सर्दी, उनको हर टाइम जाना पड़ता है काम करने के लिए, कमाने के लिए, ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। बट इसके साथ साथ अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको दूसरे के काम की भी अहमियत होनी चाहिए। आप जितना काम कर रहे हो उतने काम की अहमियत एक वुमेन की भी होनी चाहिए।
आपको संडे की छुट्टी मिल सकती है पर उनको नहीं मिलेगी, आप खाए बिना नहीं रह सकते हो। और अभी कोई कह दे कि हम बाहर से खा लेंगे, तो भाई कब तक खाओगे बाहर से? संडे के एक दिन आपने खा लिया, दूसरे दिन खा लिया, कब तक? हर संडे थोड़ी ना खा सकते हो उनको छुट्टी देने के लिए। और झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू, बहुत सारे काम होते हैं भाई, एक काम नहीं होता वुमेन के पास। तो जितना काम का सपोर्ट आप मेल का करते हो उतना ही काम का सपोर्ट आपको एक फीमेल का करना चाहिए। ये तो है सही मायना पढ़ने का। वरना अगर पढ़ रहे हो आप लोग, मतलब पढ़ने का मतलब होता है आप अपने सही गलत के फैसले ले सको, जान सको क्या है सही क्या है गलत। और अगर आप वही नहीं जान पा रहे हो तो आपका पढ़ना वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है बस। स्टेप टेकन टू एमिलोग्रेट वीमेन पोजिशन। एमिलोग्रेट का मतलब देखते हैं। एमिलोग्रेट, उन्नति। क्या हमने किया वुमेन की पोजीशन को बढ़ाने के लिए, वो अब चीज़ हम लोग देखते हैं। हमने कहा कि वुमेन की पोजीशन बढ़नी चाहिए, पर हमने क्या किया? मतलब जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या किया? Because of indefinite efforts of the reformers, a number of administration measures were adopted by the government to improve the condition of women. काफ़ी सारे मेजर्स ले गए गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन्स की कंडीशन को बढ़ाने के लिए। पहले तो अबॉल्यूशन ऑफ सती सबसे अच्छा हुआ। इन्फ्लुएंस बाय द पोर्टल अटॉक लॉन्च बाय द एनलाइटमेंट इंडियन रिफॉर्मर्स led by Raja Ram Mohan Rai, the government declared the practice of sati illegal and punishable by crime. Court was कल्पेबल होमिसाइड। मतलब अगर जो अपने सती को बंद कराने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो राजा राम मोहन राय जी का था। और कोर्ट ने भी इसको क्या माना? कोर्ट ने भी इसको माना कि अगर कोई अब सती को प्रैक्टिस करेगा तो उसको सजा सुनाई जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। मानव हत्या उसको, और उसको क्या माना जाएगा? मानव हत्या माना जाएगी। मानव हत्या का क्राइम क्या होता है? उम्र कैद, जेल होती है या फिर फांसी होती है, तो उसको वो सज़ा मिलेगी। अब तो ये होती है, पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। साइड का मतलब होता है मानव हत्या, संदोष मानव हत्या। द रेगुलेशन ऑफ 1828, रेगुलेशन ऑफ 10/5/17 AD 1980 Bengal Code was applicable in the first instance to the Bengal Presidency alone, but was extended slightly modified to form of Madras Bombay Presidency in 1830। 1829 में बंगाल में रेगुलेशन आया था, फिर तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मद्रास और बॉम्बे में भी आ गया 1830 में। दूसरा हमने कर दिया प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड। बच्चों को जो पेट में, बच्चियों को जो पेट में मार दिया जा रहा था उसको हमने रोकने की कोशिश करी। हमने, मेरा देखो एक तो आदत है हमारे, मतलब अपना बोलने की, और एक है हमने, ठीक है। तो हमने मतलब कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उनने। द प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंट्स इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस अमॉन्ग अपर क्लास बंगालीज एंड राजपूत हु कंसीडर फीमेल टू बी इकोनॉमिक बर्डन। तो एक ज़्यादा किस्मत होता बंगालीज और राजपूत, राजपूतों में हुआ करता था। राजपूतों में तो वही वैसे भी थोड़ा सा लड़कों का ज़्यादा वो है। राजपूतों में ऐसा हुआ करता था कि बच्ची पैदा हुई और उसको वहीं मार देना। द बंगाल रेगुलेशन था 1795 का और 1804 का था राजपूत का। डिक्लेयर इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर। अगर आपने किसी बच्चे को मारा तो वो मर्डर के अंदर आ जाएगा, और मर्डर के अंदर अगर आपने मर्डर किया किसी का तो आपको सज़ा मिलेगी। An act passed in 1870 made it compulsory for the parents to register the birth of all babies and provided for verification of female children for some year after birth, particularly in the area where the custom was restored into its utmost secrecy। तो 1870 में ये क्या बोलते हैं, कंपलसरी एक्ट आया जिसमें कंपलसरी कर दिया गया कि जब भी जन्म होगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी बच्चे की। और केवल वहीं तक नहीं, ऐसा भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद मार दें, नहीं,
रजिस्ट्रेशन के कुछ साल बाद आपको उसके है वो बच्चा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वो बच्चा आपके पास है, उसका कुछ ना कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे को मारे ना। छोटे में तो मार देंगे, जैसे ही बड़ा हो जाएगा तब थोड़ी ना मार पाएंगे, अब मार दे तो फिर हैवान से कम नहीं। विडो रीमैरिज एक्ट भी लाया गया। इसमें क्या था, द ब्रह्मो समाज हैज द इशू मस्ट टू पॉपुलराइज। ब्रह्मो समाज को दिक्कत थी विडो रीमैरिज से, हाई ऑन इट्स एजेंडा एंड डिड नॉट पॉपुलराइज इट, बट it was mainly due to the efforts of पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी देन थी जिसकी वजह से हमारा विडो रीमैरिज एक्ट आ पाया, क्योंकि ब्रह्मो समाज को इससे दिक्कत थी तो उनने इसको ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं किया। बस इनकी वजह से, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की वजह से, द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कलकत्ता हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास किया गया। इट लीगलाइज मैरिज ऑफ विडो एंड डिक्लेयर इशू फॉर सच मैरिज एज लेजिटिमेट। और इनकी वजह से ये लॉ पास हुआ और इसमें कहा कि जो विडो की रीमैरिज होती है लेजिटिमेट है, उस पर कोई गुनाह नहीं है, उन्हें कोई पाप नहीं किया, आप कर सकते हो। और इनने खुद ने एक विडो से शादी की थी। विद्यासागर cited Vedic text to prove that Hindu religion sanctioned widow remarriage। और इनने बताया कि हमारे वैदिक का इस टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि विद्यासागर टेस्ट टू प्रूव हिंदू रिलीजन सैंक्शन विडो रीमैरिज। वे हिंदू रिलीजन के अंदर विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। जगन्नाथ शंकर सेठ एंड बाऊ देजी वॉज अमोंग द एक्टिव प्रमोटर ऑफ गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र। और इन जो दो लोग थे, जगन्नाथ शंकर सेठ और बाऊ दजी, इनने क्या किया, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया। विष्णु शास्त्री पंडित फाउंड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। अनदर प्रोमिनेंट वर्कर इन द फील्ड वॉज करडूनदास मुलजी, who started सत्य प्रकाश in Gujarat in 1852 to advocate widow remarriage। सत्य प्रकाश जो वो थे कौन, करसोनदास मूलजी, इनने गुजरात में सत्य प्रकाश एसोसिएशन ऑन किया चालू किया, जिसके अंदर विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे। सिमिलर एफर्ट वर मेड बाय द प्रोफेसर D.K. कार्वे इन द वेस्टर्न इंडिया बाय सिलिंगम पेंटालू इन मद्रास। D.V. कार्वे ने मद्रास में किया था। कार्वे हिमसेल्फ मैरिड अ विडो इन 1893। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कार्वे दोनों ने किससे शादी की थी, एक विडो से शादी की थी। विडो यानी कि विधवा। he dedicated his life to the upliftment of Hindu widow and become the secretary of the widow remarriage association। और इनने D.K. कार्वे ने अपनी सारी ज़िंदगी विडो को अपलिफ्टमेंट करने विडो को अपलिफ्टमेंट करने में लगा दी, और इनके इस महान कार्य के लिए इनको सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना दिया गया। ही अपॉइंट अ विडो होम इन Pune to give a high caste widow an interest in life by providing them with facility and vocational training। तो जो जिन्हें शादी करी थी जिस विडो से, उसको इनने पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छी खासी वोकेशनल ट्रेनिंग दी, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो अपनी लाइफ में। जब विडो हो जाती है ना, तो उनका वैसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि भैया अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, हमारी सब चीज़ ज़िंदगी तबाह होगी, सब कुछ उजड़ गया। तो उनका ये माइंड सेट हटाने के लिए उनने उनको शिक्षा भी दी, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी, ताकि वो अपना इंटरेस्ट दोबारा से जगाएं जीने में। द राइट्स ऑफ विडो टू री मैरिज वॉज आल्सो एडवोकेटेड बाय B.M. मालबारी नेम्ड जस्टिस गोविंद महोदय राणा और केरी। ये सब अदर्स थे जिनने विडो री मैरिज का ऊपर काम किया और उसको बढ़ावा दिया। जो दूसरी चीज़ हमने की वो था कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, ताकि वो छोटे टाइम में ही अपने ससुराल चले जाए और जो उनके माँ बाप हैं उनके ऊपर बोझ कम हो जाए। क्या सोच रही होगी। ठीक, द नेटिव मैरिज एक्ट 1872 साइन लेजिटिमेट एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज एक्ट आया। सिविल मैरिज एक्ट 1872
It has a limited impact as act was not applicable to Hindu, Muslim and other recognized faith. ये एक्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और अदर कुछ रिलीजन थे, उनने इस चीज़ को माना नहीं। द रेंटलेस एफर्ट्स ऑफ अ पारसी रिफॉर्मर B.M. मलबारी वर रिवार्डेड बाय द इनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसर्न एक्ट विच फॉरबिडेबल द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12। फिर एक एक्ट आया जो कि पारसी रिफॉर्मर्स की वजह से लाया गया, उनके एफर्ट्स की वजह से, जो था कंसर्न एक्ट, मतलब कि बिलो 12 आप किसी बच्चे की शादी नहीं कर सकते, और उसके बाद भी आपको कंसर्न लेना पड़ेगा। द श्रद्धा एक्ट फर्दर पुश्ड अप द मैरिज एज 18 and 14 फॉर द बॉयज़, 18 फॉर द बॉयज़ एंड 14 फॉर द गर्ल्स। तो श्रद्धा एक्ट आया 1930 में, जिसमें लड़कों की उम्र थी 18 साल और लड़की की उम्र थी 14 साल। इन द फ्री इंडिया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था। रेज मैरिज फॉर द गर्ल्स 15 to 18 कर दी, ठीक है, 15 गर्ल्स 18 बॉयज़। फिर अब क्या है, 18 गर्ल्स और 21 बॉयज़, और अब जो एज है वो है 22 गर्ल्स और 24 बॉयज़ शायद। और नाउ इस एक और जो काम किया वो था एजुकेशन ऑफ वुमेन को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द क्रिश्चियन मिशनरीज वॉज फर्स्ट टू स्टेप अप कलकत्ता फीमेल जूनियर सोसाइटी इन 1819। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने प्रमोट किया सबसे पहला स्टेप फीमेल्स को पढ़ाने का कलकत्ता के अंदर। द ब्यूटने स्कूल फाउंडेड बाय J.E.D. ब्यूटने, President of Council of Education in the Calcutta in 1897, was the first fruit of the power movement for the women education and arose in 1840 to 50। इन्हें भी वही किया, वुमेन की एजुकेशन को बढ़ावा दिया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एसोसिएटेड विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल एंड कंसीडर वन ऑफ द प्रिजनर ऑफ वीमेन एजुकेशन। इनने 35 लड़कियों को पढ़ाया बंगाल के स्कूल में और कंसिडर वन ऑफ द प्रिजनर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। पाइनर सॉरी, मैं बार बार उसको प्रिजनर क्यों हो गई है, पाइनर, प्रथम अन्वेषक। और ये जो थी, ये जो बच्चों को पढ़ाए ने पहली बार उन लड़कियों को 35 लड़कियों को पढ़ाया था, और इनकी जो वाइफ थी वो भी टीचर थी, पता है, पहली टीचर इनके स्कूल में। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ फीमेल एजुकेशन। ये जो एक्ट आया था ना, इसने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया किसके ऊपर, फीमेल एजुकेशन के ऊपर। 1914 में द वुमेन मेडिकल सर्विस डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन ट्रेनिंग नर्स एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। इन इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी सेटअप प्रोफेसर D.K. कार्वे, यही है। 1916 में was one of the outstanding institution imparting education of women's इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटीज़, जो कि प्रोफेसर थे D.V. कार्वे, जो कि इनने क्या करवाया था, रीमैरिज एक्ट को भी प्रमोट किया था। 1960 में बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन था किसके लिए, वुमेन के एजुकेशन के लिए। इन द सेम ईयर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन दिल्ली। फिर अलग अलग जगह पे क्या हो गया, ये सब चीज़ें ओपन होने लग गई, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। हेल्थ फैसिलिटी बिगिन टू बी प्रोवाइड फॉर द वुमेन विद द ओपनिंग ऑफ डफिंग हॉस्पिटल इन 18। हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी क्योंकि वुमेन्स की हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया करता था, तो उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई डफिंग हॉस्पिटल में, कहाँ पे, 1818 में। फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया स्वदेशी मूवमेंट में, एंटी पार्टीशन और होम रूल मूवमेंट में। ड्यूरिंग द ओपनिंग डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज अ मेजर लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर अदरवाइज होम सेंट्रिक इंडियन वुमेन। तो 20th सेंचुरी के बाद और आफ्टर द 100 साल बाद जो वुमेन्स थी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया, और जो घर में रहने वाली वुमेन्स थी अब बाहर आके अपना डिसीजंस ले सकती थी। आफ्टर 1918 दे फेस्ड Leeds, bullets and were jailed during the political procession picked etc. 1918 में इनको लाठीज़ मारी गई, बुलेट्स चलाई गई इनके ऊपर, जेल में डाल दिया था ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रोसेशन।
दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ट्रेड यूनियन, किसान मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, इन सब में पार्टिसिपेट किया. दे वोटेड इन, स्टूड फॉर एंड गॉट इलेक्टेड इन वेरियस लेजिस्लेटिव. अब वो इलेक्शन भी लड़ने लग गई थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थी उसमें भी पार्ट लेने लग गई थी. सरोजनी नायडू, बहुत फेमस नाम है, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेटर गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविजंस. यानी कि पहले थी वो गवर्नर थी, नहीं प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके बाद यूपी की वो गवर्नर बन गई. 1920 में वेयर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन लेड टू द वुमेन मूवमेंट. फिर 1920 में एक वुमेन मूवमेंट भी हुआ जिसमें मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन सच एज ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस केम अप. और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वुमेन्स के लेके वो उसमें बढ़ा पार्टिसिपेट उन्होंने किया. वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बनी 1910 में. सरला देवी चौधरी ने कन्वेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द भारत स्टेट महामंडल इलाहाबाद. ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया. तो पहली उन्हें मीटिंग करी. कंसिडर एज द फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द वुमेन. इट्स ऑब्जेक्टिव included promotion of education for women, abolition of pradha system and improvement in the social, economic and political status of women all over India. सीधी से आती अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए ये एसोसिएशन शुरू कर गई थी, ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी गई थी. सरला देवी बिलीव दैट द मेन वर्किंग फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट लिव अंडर द शेड ऑफ मनु. रामाबाई रानडे फाउंडेड द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कांग्रेस इन 1904 में. ये सब मैं बता देती हूँ क्योंकि इनने क्या क्या ओपन किया, क्योंकि ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं. पंडिता रामाबाई सरस्वती फाउंडेड आर्य महिला समाज, सर्व कॉज ऑफ वुमेन. शी प्लेडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल सिलेबस of Indian women before the English Education Commission was referred to the Queen Victoria. This resulted in the media education for women which started in Lady Dufferin College. Later, Ramabai Ranade established the branch of Arya Mahila Samaj in Bombay. 1927 को National Congress of Women in India, a national branch of the International Council of Women, was formed. Mehribai Tata played a vital role in the formation of advancement. She opened the Parda system, caste differences and lack of education preventing women for working solve societal problem. Other women who held important position on executive committee of council included Colonel Sarabji, इंडिया फर्स्ट लेडी बैरिस्टर ताराबाई प्रेमचंद. इनका नाम नोट कर लेना. ये क्या थी? फर्स्ट बैरिस्टर थी. वाइफ ऑफ वेल्दी बैंकर सफा तायाबाजी, a member of one of Mumbai leading Muslim families, and Maharani Suchau Devi, daughter of Keshav Chandra Sen. However, according to the critics, the philanthropic style was being belonged followed by these women was that of upper class English women. दूसरा देखते हैं. द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय Margaret Cousin in 1927 were perhaps the first women organization with an egalitarian approach. The first conference was held in the Phagwan College, Pune. Important founding members including Maharani Chinnabai Gatewar, Rani Sahiba of Sangali, Sarojini Naidu, Kamala Devi Chattopadhyay and Lady Darbo Tata. Its objective was to work for a society. ठीक है. ये देखो, ये सब तो आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है. कौन कॉन्सेप्ट लाया गया तो वो सब है. ठीक है.
अब जो सोशल रिफॉर्मर्स का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। पहला था वुमेन का अपलिफ्टमेंट, जो हमने पढ़ लिया क्या क्या चीज़ें की गई थी, एंड दूसरा इज द कास्ट बेस्ड अपलिफ्टमेंट। द वैदिक लेटर conception of fold division of Hindu society got further subdivided into numerous subcastes due to the racial admixture, geographical expansion and diversification of craft which gave rise to a new vocation। जो अपने हिंदू के अंदर 4 डिवीज़न हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और हाँ कहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण होते थे वो पंडित और टीचरों को कहा जाता था, क्षत्रिय जो होते थे वो वॉरियर्स होते थे या फिर रूलर्स हुआ करते थे, और वैश्यास होते थे मर्चेंट और जो ट्रेडर्स होते थे जो व्यापार वगैरह करते हैं, और शूद्रास होते थे जो लेबर्स हैं और सर्वेंट हैं। ये जो डिवीज़न था हिंदुज़म में ये था जैसा आप जॉब करते हो, मतलब कि कर्म के हिसाब से था, बट दिस डिवीज़न इज़ नाउ ऑन द बर्थ। अगर कोई शूद्र के घर में पैदा होता है तो चाहे वो अच्छी पोजीशन अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, ही विल वो उसको कंसिडर किया जाता था शूद्र ही। तो जो डिवीज़न ऑफ हिंदू सोसाइटी थे वो फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब ये डिवीज़न लोगों ने सही से समझा नहीं और इसके अंदर फर्दर डिवीज़न बहुत सारे कर दिए थे। रेशियल एडमिनिस्टर, जियोलॉजिकल एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट विच गेव अ न्यू वोकेशन। और ये जो डिवीज़न था इसने पूरी तरह से एक नया चेंज ले लिया था। द कंसेप्ट ऑफ हिंदू चतुर्वर्णाश्रम dedicated that the caste of a person determine the status and relative purity of different section of the population. It was caste that determined who would get education or ownership of landed property। फिर क्या हो गया, बाद में कास्ट के हिसाब से डिसाइड होने लग गया कि कौन एजुकेशन लेगा, कौन ओनरशिप करे, किसके पास लैंड होगा। द काइंड ऑफ प्रोफेशन वन शुड परस्यू, कौन सा प्रोफेशन वो ले सकता है। whom one could deny with और मैरी, किसके साथ कौन शादी नहीं कर सकता है। इन जनरल कास्ट डिसाइडेड अ पर्सन सोशल लॉयल्टी इवन बिफोर द बर्थ। इंसान के ज़िंदा होने से पहले उसकी कास्ट ही उसकी सोशल लॉयल्टी को दर्शा देती थी। मतलब एक इंसान बड़े को क्या बनेगा वो चीज़ उसकी कास्ट ही दिखा देती है। मतलब अगर कोई शूद्र होता है तो वो नीचे ही छोटा ही काम करेगा, साफ़ सफाई का काम हो गया, लेबर हो गया, सर्वेंट हो गया, वो वही बनेगा, वो अपर कास्ट वाला काम नहीं कर सकता। तो उसके इंसान के जन्म होने से पहले ये चीज़ डिसाइड हो जा रही थी। द ड्रेस, फूड, स्पेस, रेसिडेंस, सोर्स ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग, इरीगेशन एक्सेट्रा इनटू टेम्पर्स ऑल वर रेगुलेटेड बाय द कास्ट फैक्टर। ये सब चीज़ किससे रेगुलेट होने लगी थी कि आप कौन से कास्ट से हैं। द वर्स्ट हिट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कास्ट वर द अनटचेबल्स और शेड्यूल कास्ट दलित। दे वर केम टू कॉल लेटर। अनटचेबल, दलित, ये सब हमने बाद में कहा। इनको सबसे ज़्यादा इस डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ा। इनको सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन, इनकी डिग्निटी सबसे ज़्यादा इस अनटचेबिलिटी के चक्कर में ख़राब हुई है। द डिसेबिलिटी इम्पोज ऑन देम वर ह्यूमिलेटिंग इन ह्यूमन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ बर्थ। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है इस कास्ट सिस्टम का, तो वो है दलित और एससीज। फैक्टर दैट हेल्प टू माइग्रेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसे हमने कौन से काम किए जिसकी वजह से इनके ऊपर से ये चीज़ें हट जाए। जैसे वुमेन के ऊपर से अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमने कई सारे काम किए, ठीक वैसे इनके लिए हमने क्या काम किया वो देखते हैं। ब्रिटिश रूल परहैप्स विदाउट इंटेंशन क्रिएटेड सर्टेन कंडीशन दैट अंडरमाइन कास्ट कॉन्सिक्वेंसेज टू द एक्सटेंट। तो ब्रिटिश के कुछ रूल्स थे जिसकी वजह से हमने कास्ट की जो चीज़ थी उसको काफ़ी हद तक ओवरकम करने की कोशिश की। ब्रिटिश रूल इन इंडिया अनलिस्ड सर्टेन फोर्सेज समटाइम्स थ्रू डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली बाय क्रिएटिंग सूटेबल कंडीशन। कुछ हमने डायरेक्टली किए गए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू, मतलब कुछ ऐसे हम लॉ लिए। कुछ हमने इनडायरेक्टली किए गए काम थे जो उनकी कंडीशंस के लिए सूटेबल थे। So these measures had negative effect in one way, they have a positive effect too। जिनके अब कुछ को लोग को जब जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं ना, हालांकि मैं भी ब्राह्मण हूँ बट मुझे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है,
मुझे तो लगता है भाई, अगर वो तुम्हारी गंदगी साफ़ कर रहा है तो उससे ज़्यादा भला इंसान कोई नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो तुम खुद गंदगी में रह रहे होते, तुम्हारे बच्चे जो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं वो गंदगी में पल रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका तो हमें शुक्रिया करना चाहिए, वी आर थैंकफुल टू देम, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग थे, अगर हम लोग लोअर क्लास वाले को ऊपर उठाएंगे तो उनको तो दिक्कत होगी, है कि नहीं। For instance, the creation of private property in land and free sale of land upset caste equation। हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी उनके लिए क्रिएट करना शुरू कर दिया, कुछ हद तक लैंड उनको फ्री देना शुरू कर दिया ताकि एक इक्वेशन बन सके। A close interlink between caste and vocation could not survive as village autocracy crumbled. Beside modern commerce and industry gave rise to several economic advances, while growing urbanization and modern means of transport added the mobility of population। तो जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे थे तो उनको हमने ट्रेड वगैरह में पार्टिसिपेट करने दिया। मतलब हमने क्या, मतलब वहाँ के जो लोग थे और इनकी जो पॉपुलेशन थी उसको मोबिलाइज़ करने लग गए। मतलब ये लोग ना एक ही जगह रहते थे, इनको जगह भी इनकी फ़िक्स थी कि इससे ज़्यादा आप आगे आ नहीं सकते, हमारे अपर कास्ट वाली सोसाइटी में आ नहीं सकते। तो इनको मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया ताकि बाहर की चीज़ें सीखें और इस चीज़ को अपनाएं। The British administration introduced the concept of equality before the law and in a uniformly applied system of law which dealt a service blow to social and equal inequality, while the judicial function of caste panchayat were taken away। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आ गए जिसके अंदर कि सब लोग इक्वल हैं। हमारे अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल एक्शन नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों चीज़ें। तो ब्रिटिशर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आए जिसके अंदर सब लोग बराबर हैं, लॉ सबके लिए सेम है। शो डिफरेंट ऑफ सर्विस वाइल जुडिशल फंक्शन ऑफ कास्ट पंचायत वर टेकन अवे। और ये क्योंकि जुडिशल जो पंचायत वगैरह थी ना, कास्ट पंचायत, इसको वापस ले लिया गया। द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वर मेड ओपन टू ऑल कास्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी वो हर एक कास्ट के लिए ओपन कर दी। न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया गया और टोटली सेकुलर लाइंस। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया उसमें कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई एससी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग बराबर हैं, सब लोग एजुकेशन लेंगे। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आल्सो स्ट्रोव टू अंडरमाइन कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो दूसरा आता है जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आल्सो स्ट्रोव टू अंडरमाइन कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे उनने भी कहीं ना कहीं प्रयास किया कि जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है ये कम हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन है वो कम हो जाए। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स न्यूमेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, the Stofist social conference, individual work spread education among the untouchables and remove restrictions imposed on them, were entering temple, using porn etc। मतलब उनके खिलाफ जो भी अनटचेबल जो भी उनके खिलाफ काम हो रहे थे उन सबको ओवरकम करने के लिए इन सब ने भी कोशिश की। ऑल्दो मैनी ऑफ देम डिफेंडेड टू चतुर्वर्णा सिस्टम, दे क्रिटिसाइज अनटचेबिलिटी। तो काफ़ी लोगों ने उदाहरण क्या दिया चतुर्ना वर्णा सिस्टम, जिसमें कि 4 वर्ण होते हैं जो कि मैंने बताया, बट वो होते हैं जैसा आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, आपके जन्म से वो नहीं किए जाते हैं। तो सोशल रिफॉर्म अटैक द रिजिड हेरिडेटेड बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द लॉ ऑफ कर्मा विच फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियो फिलोसॉफी डिफेंड ऑन द अंडर डेमोक्रेटिक ऑथराइजेशन कास्ट इंस्टीट्यूशन। तो जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन था उनने कर्मा का एग्जांपल दिया, भाई जैसा आप करोगे कल को आपके पास वैसा लौट कर आएगा। दे कॉल्ड ऑन पीपल टू वर्क फॉर बेटरमेंट इन रियल वर्ल्ड विच दे लीव्ड रेदर देन स्ट्राइव फॉर साल्वेशन आफ्टर डेथ। तो वो क्या कहते थे कि अभी जो आप जी रहे हो उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करो, ना कि मरने के बाद जो मोक्ष मिलने वाला है उसके बाद क्या होगा नो वन नोज़। बट अभी जिस आप रियल वर्ल्ड में जी रहे हो इसको अच्छा बनाने की कोशिश करो।
फॉर इंस्टेंट द आर्य समाज वाइल परस्यूडिंग अगेंस्ट दी ठीक है। फॉर इंस्टेंट आर्य समाज वाइल परस्यूडिंग अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इनटू मरेड सबकास्ट एम टू रिकंस्ट्रक्टिंग इट ओन ओरिजिनल fourfold division and upholding the right of even the lower caste or the study of the scriptures। तो जो आर्य समाज था उनने ना लोगों को बढ़ावा दिया, ना कि उनकी कास्टों को। इंडिविजुअल के लिए अच्छा होना चाहिए, कास्ट उसकी चाहे कोई भी, चाहे वो नीचे कास्ट का हो चाहे वो ऊपर कास्ट का हो, वो इंसान अच्छा होना चाहिए। द नेशनल movement took inspiration from the principle of liberty and equality against the force which intended divided the society। तो जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसका जो प्रिंसिपल लिबर्टी और इक्वलिटी ही था। द नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अपोज कास्ट प्रिविलेजेस, fought for equal civic right and free development of the individual। ठीक है। The caste division were diluted although in a limited manner because of mass participation in demonstration, meeting and सत्याग्रह struggles। क्या है? जब हमें आज़ादी लेनी थी तो हम अपनी सारी कास्ट को मिटा के, सारी कास्ट को डेल्यूट वगैरह करके हम सब ने मास पार्टिसिपेशन किया, सत्याग्रह स्ट्रगल करी, सब लोग ने मिलके करी थी। उसमें हमने कास्ट देख के कुछ नहीं करा था। तो हमें अपनी कास्ट को साइड रखते हुए नेशनलिज्म के थ्रू नेशनलिज्म पे क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेरियस प्रोविजंस आफ्टर 1937 डिड सम यूजफुल वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस। ठीक है। फॉर इंस्टेंट फ्री एजुकेशन, हरिजन्स कहते थे, अनटचेबल्स को हरिजन कहा जाता था। अब ये बेवकूफ़ हरिजन होता है हरि के जन, हरिजन यानी कि हमारे भगवान के लोग। वॉज इंट्रोड्यूस इन सम प्रोविजंस। द रूलर्स ऑफ स्टेट्स लाइक Travancore, इंदौर, देवास took initiative in opening all temples by proclamation। सारे उनके लिए मंदिर खोल दिए गए थे। गांधी always take in the mind the objective of eradication untouchability by the root and branch। गांधी को गांधी का जो ऑब्जेक्टिव था वो वही था कि जो रूट लेवल पे, मतलब ये जो रूट ग्राउंड लेवल पे जो लोग होते हैं उनको प्रमोट करना, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनको उनका अपलिफ्टमेंट करना गांधी जी का ये सबसे बड़ा मोटिव था। दिस आइडिया वॉज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड रीजन। He argued that Shastra did not sanction untouchability, and even if they did not ignore, since truth cannot be confined within the cover of the book। वो कहते हैं कि शास्त्र के अंदर कहीं नहीं लिखा ये कास्ट की, ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट, शास्त्र के अंदर ऐसा नहीं लिखा, ये लोगों ने ही बनाई है। हमारी काफ़ी सारी जो चीज़ें चलती आ रही है जिसको रिलीजन से जोड़ देते हैं, भाई वो रिलीजन के अंदर कभी लिखा ही नहीं था, उसको किसी भी शास्त्र के अंदर कभी लिखा नहीं था। ये सब इंसानों के द्वारा करी गई चीज़ें हैं। फिर 1937 में ऑल इंडिया हरिजन सभा बनी गई। विथ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एंड जनरल अवेकनिंग, देयर वॉज स्टीयरिंग अमोंग द लोअर कास्ट देमसेल्फ। क्रियाशील, उत्तेजक मतलब कि क्रियाशील, काम करने वाला, क्रियाशीलता। This awakening gradually developed into a powerful movement in defense to their rights and against upper caste oppression। तो ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, और जो अपर कास्ट ऑब्सेशन था उन सब के लिए अगेंस्ट था। मतलब अपर कास्ट अगर अपने आप को अपर कास्ट मान रहे थे तो भाई मानो, बट जो उनका जो राइट था, उनका मूवमेंट था, वो उन सब चीज़ों के खिलाफ था। मतलब ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा और काफ़ी हद तक जो लोअर कास्ट लोगों को राइट्स, मतलब अपना अधिकार मिल सका। इन महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले
है। Subtle. बॉर्न इन लोअर कास्ट माली फैमिली, ज्योतिबा फूले थी कहाँ पैदा हुई थी? माली फैमिली में पैदा हुई थी। लेड टू अ मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, और इनने किसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था? ब्राह्मण के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था, क्योंकि उनका डोमिनेशन कुछ ज़्यादा हो रहा था सोसाइटी के अंदर। ही अकॉर्डेड दी हायर प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ लोअर क्लास। लेफ्टिनेंट था। इन्हें शायद मतलब शादी को हनीमून मनाने गया था कुलगाम और रात जो है इन्हें लोअर क्लास के एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, स्पेशली गर्ल्स हुम ओवन सेवलर स्कूल्स, और गर्ल्स के लिए काफ़ी सारे स्कूल्स चलाए गए। बाबा साहिब अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता थे। हु हैज़ इंस्पायर्ड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, जिनको बहुत 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 ज़्यादा फेस करना पड़ा क्या? कास्टिज्म अपने बचपन में, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था ड्यू टू द कास्टिज्म की वजह से। उनको अपर कास्ट टायरनी थ्रू आउट द लाइफ, मतलब उनको ये टायरनी को क्या बोलते हैं इसको? टायरनी, अत्याचार किसके द्वारा? अपर क्लास लोगों के द्वारा इनके ऊपर बहुत हुआ था। इन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र किया था अपने आप, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र किया था किसकी वजह से? अपर क्लास के लोगों की वजह से। ही ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन वाइल सेवरल अदर लीडर्स डिप्रेस क्लास फाउंड ऑल इंडिया। बहुत सारी एसोसिएशन बनाई गई थी अम्बेडकर जी के द्वारा। हायरार्किकल इन सेल्वर कास्ट सिस्टम एज अ होल एंड एडवोकेट इन हेलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट रियल प्रोसेशन ऑफ नेशन। मतलब ये भी पढ़े, इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करी जैसे तैसे इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद, और इन्हें अपनी पढ़ाई का सही मतलब निकाला भी। सही मतलब सही काम के लिए पढ़े, क्योंकि इनने फिर काफ़ी सारे एसोसिएशन बनाए थे किसके लिए? अपने लोअर क्लास लोगों के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब उनके लिए नहीं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। द स्ट्रगल ऑफ द डिप्रेस क्लास लेड टू द प्रोविजन ऑफ अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ GI एक्ट ऑफ 1935 में इन सबको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसको हम रिजर्वेशन भी कहते हैं। अदर इन 1900 such as Maharaja of Kolhapur engaged non-Brahmin movement which spread to the south state in the first decade of 20, joined by the Kamas, Redis, Velas और मुस्लिम्स। तो महाराजा ऑफ कोल्हापुर ने एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ये लोग सब लोग शामिलित हुए थे। ये सब लोग कौन है? पावरफुल इंटरमीडिएट क्लास है, इंटरमीडिएट क्लास। इनने नॉन ब्राह्मण के ऊपर नॉन ब्राह्मण के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था। ड्यूरिंग द 1920 इन द साउथ इंडिया द नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लेड बाय EV रामेश्वर नायकर जी ने भी एक मूवमेंट चलाया था किसके खिलाफ? नॉन ब्राह्मण के खिलाफ 1920 में। देयर वॉज न्यूमरस अदर मूवमेंट्स डिमांडिंग दैट द बैन ऑन द इंटायर लोअर क्लास इनटू टेम्पल्स ही लिफ्टेड। और जो बैन था लोअर कास्ट को टेम्पल के अंदर जाना, ये सब चीज़ हटा दी गई थी। श्री नारायण गुरु इन केरला लेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द अपर क्लास डोमिनेशन। इनने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अपर क्लास डोमिनेशन इनके ऊपर बहुत था, उसके खिलाफ। ही कॉइन्ड द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड वन मैनकाइंड। कितना अच्छी बात है। एक धर्म होगा, एक कास्ट होगी, एक भगवान होंगे, और फॉर द मैनकाइंड जनता के लिए। विच हिज डिसाइपल्स सहादन आर्यपन चेंज नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। और जो इनके ही जो क्या बोलते हैं, जो इनके ही डिसाइपल थे, डिसाइपल यानी कि जो जैसे इनके गुरु थे, तो उनके जो शिष्य थे, नहीं शिष्य नहीं, उनके जो स्टूडेंट थे उसने वो थे सहादरन आर्यपर। इनने कहा कि कोई रिलीजन ही नहीं होनी चाहिए, कोई कास्ट ही नहीं होनी चाहिए, कोई भगवान ही नहीं होने चाहिए मानवता के लिए। ये गलत है भाई, भगवान तो होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेड द मया सत्याग्रह इन मार्च 1927 चैलेंज द डिग्रेसिव कस्टम ऑफ कास्ट हिंदू। ही stressed the necessity of removing the idea of high and low, self elevation and self help, self respect, self knowledge.
या ऊपर लोगों का सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। खुद की मदद, खुद की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ नॉलेज इंसान के अंदर होनी चाहिए। मतलब आप एक इंडिविजुअल को बढ़ना चाहिए, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी होनी चाहिए, और एक इंडिविजुअल अपने आप की हेल्प कर सके, सेल्फ एलिवेशन होना चाहिए। ठीक है। ही लेड अ प्रोग्रेशन ऑफ सम 200-500 untouchable through town of Mahad chartered tank in a public source of water tank from which untouchable are not allowed। फिर इन्हें क्या, एक गांव में जाके जिसमें अनटचेबल पानी नहीं पी सकते थे उसी में ही जाके पानी पिया, पानी और सबके पिलाया भी। डॉक्टर अम्बेडकर टुक वाटर फ्रॉम द टैंक एंड ड्रिंक इट, उसमें से पानी पिया और उसको पानी लिया और पी लिया। देयर वर ह्यूज प्रोटेस्ट बाय द कास्ट हिंदू लोग ने बहुत प्रोटेस्ट किया। लेटर इन दिसंबर 1927 अम्बेडकर एंड हिज कलीग्स बर्न दी मनुस्मृति एट द सेम प्लेस एज अ जेस्चर ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इनइक्वालिटी। और इनने मनुस्मृति जला दी, एक ये दिखाने के लिए कि इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर स्टैब्लिश बहाक्षत्रीय हितकारिणी सभा 1927 में, डिफ़िकल्टी एंड ग्रीवेंसेस ऑफ दलित बिफोर द गवर्नमेंट। इट्स मोटो वाज एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो लास्ट हमने किया कास्ट बेस्ड सोसाइटी, मतलब कास्ट बेस्ड क्या था, तो मैं टॉपिक का नाम ही भूल जाती हूँ। कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए वो था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया हैड मेड इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इम्परवेटिव्स देखते हैं। क्या था, द स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुड नॉट बी सक्सेसफुल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। द फॉरेन गवर्नमेंट हैड इट्स लिमिटेशन, उनके अपनी कुछ लिमिटेशन थी। इट कुड नॉट अफोर्ड टू इनिवेट हॉस्टाइल रिएक्शन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन बाय टेकिंग अप एनी रेडिकल मेजर्स। वो ना, क्योंकि देखो एक ऑर्थोडॉक्स चलते आ रहे थे अपर क्लास लोअर क्लास वाला, तो वो अब पंगा नहीं ले सकते थे। अगर वो उनके लिए सोचते लोअर कास्ट के लिए, तो अपर क्लास वाले गुस्सा हो जाते और वहाँ से उनको निकाल के फेंक देते। तो इसलिए वो रेडिकल, मतलब उनने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, ना वो उनके खिलाफ वो ज़्यादा एक्शन ले पाए। आल्सो नॉन कोई भी सोशल अपलिफ्टमेंट पॉसिबल नहीं है विदाउट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के। ठीक है, तब जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होता है ना, तो सोशल अपलिफ्टमेंट अपने आप हो जाता है। ऑल दिस कुड बी रियलाइज ओनली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये सब किसके अंदर हुआ, जब ब्रिटिशर जा चुके थे फ्री इंडिया के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड डिक्लेयर एड्रोसन ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट अनटचेबिलिटी एंड अनलॉफुल। फ्री इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी को बंद कर दिया गया, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। इट आल्सो फॉरबिड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस ऑफ वेल। किसी भी कुएं से आप पानी ले सकते हो, किसी भी टैंक से कहीं भी नहा सकते हो, कोई भी घाट के अंदर, कोई भी हॉल के अंदर, कोई भी सिनेमा के अंदर, किसी भी क्लब के अंदर। नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट यू। एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट की अलग बात है। इन वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो DPSP है हमारे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेट द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग देयर प्रोटेक्टिंग एज effectively as it may social order in order to justice social and political shall inform all institution of the national life। तो ये DPSP में भी एक प्रोविज़न है कि स्टेट को कोई भी लॉ बनाने के पहले कोई स्टेट को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों का वेलफेयर उनको सिक्योर करना पड़ेगा, प्रोटेस्टिंग एज इफेक्टिवली, सोशल ऑर्डर इन सच और सोशल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सोशली लोग सोशल जस्टिस मिलना चाहिए इन द सेंस कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लोग फ्री हों, इन तीनों लेवल पे जस्टिस बराबर का मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, शेल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। और वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला चैप्टर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।